माहिती आहे का गे काय असतं? गे म्हणजे काय? नाही. LGBTQ काहीच नाही. असेक्शुअल, बाय, पॅन, LGBTQ बद्दल नाही. ट्रान्स वुमन आणि ट्रान्स मेन म्हणजे काय? मेन म्हणजे सॉरी बी ऑनेस्ट मला फारशी काही इन्फॉर्मेशन नाही आहे या रिलेटेड. हे अरे कट करते मला नाही माहिती. शाळेच्या पुस्तकांमध्ये अनेक गोष्टी शिकवल्या जातात, पण काही गोष्टी अजूनही हरवल्यासारख्या वाटतात. समाजामध्ये LGBTQ कम्युनिटीची ओळख अजूनही स्पष्ट नाही. अनेक प्रश्न विचारले जातात, पण अनेक उत्तरं कधीच दिली जात नाही. हीच उत्तरं शोधण्यासाठी आहे अ रेनबो स्टोरी, जिथे भेटतील वेगवेगळ्या रंगांचे, वेगवेगळ्या संघर्षांचे आणि वेगवेगळ्या प्रवासांचे अनुभव. जेव्हा एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीवर प्रेम करते, तेव्हा ते प्रेमच असतं, नाही का? मग प्रश्न का उपस्थित होतो? आजच्या एपिसोडमध्ये भेटूयात प्रिया मित्तलला, जिने स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष केला, पण आज ती त्या अस्तित्वाचाच अभिमान बाळगते. ही आहे खरी ओळख शोधण्याची गोष्ट. स्वागत आहे रेनबो स्टोरी मध्ये. तर वेलकम सगळ्यांचं, खूप खूप स्वागत आहे रेनबो स्टोरी या पॉडकास्ट सिरीज मध्ये. आणि आज आपला पॉडकास्ट एपिसोड थोडासा वेगळा असणार आहे, कारण तो हिंदीमध्ये असणार आहे. पण आय गेस आपल्या सगळ्यांनाच हिंदी समजतं, तर आपण आपल्या एपिसोडला सुरुवात करूयात. आणि आपल्यासोबत प्रिया आहे. प्रिया, वेलकम. कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ अच्छी चल रही है। और आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना। मेरा नाम प्रिया मित्तल है, मैं हरियाणा से हूँ। मैं 5 साल से पुणे में रह रही हूँ जॉब के लिए। मैं मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ, IT में। एंड एज अ हॉबी मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ। एंड या तो आपने ऐसा मतलब पावर लिफ्टिंग में आप कहाँ तक मतलब खेले हो? मैंने नेशनल अभी रिसेंटली मैंने WRPF का नेशनल खेला है, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। बहुत मतलब अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो पावर लिफ्टिंग के मतलब आप कैसे पावर लिफ्टिंग कैसे चालू किया आपने? मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में हूँ। लाइक मुझे फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत पसंद है, बट जैसे ही मैं प्रोफेशनली लाइफ में आई तो मेरा सारा स्पोर्ट्स वगैरह बंद हो गया। तो फिर मैंने 4 साल पहले जिम स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग से ही मैं जिम में हैवी लिफ्ट करती थी। आई लव लिफ्टिंग हैवी। तो मेरे ट्रेनर ने मुझे पुश किया पावर लिफ्टिंग करने के लिए। तो पिछले 8 महीने से मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की। और आप कितने केजीज तक उठा सकते हो? मतलब मेरे को इतना पता नहीं पावर तो लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में 3 चीजें होती है। हम जिसका टोटल करके विनर निकालते हैं, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट में जो मेरा PR है वो है 160 kg एंड स्क्वाट्स में इट्स 140 kg। यार आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हम सब जो लोग देख रहे हैं, बहुत 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 सही है। बट अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपको कब रियलाइज हुआ, ये प्रोसेस कैसी थी आपकी? तो बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा स्टडी में रही हूँ या फिर मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ। तो डेटिंग वगैरह लाइफ में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और कभी मेरे को किसी से लाइक अट्रैक्शन नहीं हुआ। और जो मैं फैमिली में रहती हूँ वो बहुत कंजर्वेटिव है, तो ज्यादा एनवायरनमेंट की वजह से मेरे को ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी इन सब चीजों के बारे में। मोबाइल भी मुझे आफ्टर कॉलेज में आने के बाद मिला। उसके बाद भी तो मैं जब कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैंने ग्रेजुएशन एक गर्ल्स कॉलेज से करी है, सोनीपत से। तो वहां पर एक ग्रुप था जिसे बोलते थे सो कॉल्ड लेस्बियन ग्रुप। तो उस टाइम में मेरे को नॉलेज नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। बट मैं हमेशा से उनसे बहुत ज्यादा क्यूरियस रहती थी, लाइक क्या है क्या नहीं। बट एक तरह से वो हमारे कॉलेज में आउटकास्ट ग्रुप था। कोई भी लाइक टीचर्स भी कहते थे कि उनके पास उनसे ज्यादा घुलो मिलो नहीं, कि वो अच्छे नहीं है। और गर्ल्स भी ज्यादा उनसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करती थी, या तो वो एक अलग से आउटकास्ट ग्रुप रहता था। तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, बट मैं इतना ज्यादा स्पोर्ट्स में रहती थी और या फिर स्टडीज के रहता था, मेरे उनसे ज्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं। तो उसके बाद मेरी बचपन से पर्सनैलिटी थोड़ी टॉमबॉयिश सी रही है, तो भाइयों के बीच में ज्यादा रही हूँ। तो वैसी पर्सनैलिटी रही है हमेशा से। मैं अपने बचपन से ही
अपने कजन्स के साथ बाहर क्रिकेट खेलने जा रही हूँ, मेरा भाई नहीं जाता था, तो एक ये पर्सनालिटी होगी थी कि ये हमारा भाई है, बहन नहीं है। मतलब बचपन से मेरे सारे कजन्स भी मुझे यही बोलते थे। तो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तब मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें 7 लड़के और मैं अकेली लड़की, वो ऐसा था। तो मजाक मजाक में वो मुझे बोलते थे कि तू घर में बहू लाएगी, दामाद नहीं लाएगी। मैं और उन्हें मजाक मजाक में बोलते थे कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी बहू से तो सेक्सी बहू लाऊंगी। बट तभी भी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लाइक रियल, क्योंकि मैं कभी डेटिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं थी उस टाइम में। क्योंकि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो मुझे सोनीपत से दिल्ली अप डाउन करना पड़ता था, तो मुझे 2 घंटे कॉलेज आने, फिर कॉलेज पूरा अटेंड करना, फिर 2 घंटे वापस जाना, फिर तो इसमें ही मेरा पूरा दिन निकल जाता था। और कभी मैंने स्टडीज में रहती थी हमेशा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जॉब करनी है, और जॉब नहीं करा क्योंकि पापा मेरे नहीं है, तो लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जॉब नहीं हुआ तो आगे कुछ पर्सनली कर पाए। तो उसके बाद मेरा भाई 2017 में पुणे में आ गया था, तो मेरी 2019 में जब मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हुई तब मैं और मेरी मम्मी भी पुणे में आ गए, अगस्त 2019 में। पानी चाहिए आपको? ना, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जॉब स्टार्ट करी। फिर आई वॉज लाइक लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग समथिंग, लेट्स स्टार्ट डेटिंग। फिर आई स्टार्ट टॉकिंग टू सम, लाइक आई generally downloaded some dating apps and start talking to some guys, but I never Felt that way, हाँ. I never like got comfortable with guys. तो one day I got match with a girl and उसके बाद से मेरे को क्यूरियोसिटी होने लगी। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सर्च करा और फिर मुझे लगा कि लाइक क्या है ये सब, और लॉकडाउन आ गया था तो बाहर जा नहीं सकते थे लॉकडाउन में। फिर मैंने लड़कियों से बातें करना स्टार्ट करा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लड़कियां पसंद है। तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कि मुझे लड़कियां और लड़के दोनों पसंद हो। तो आई थॉट कि मैं बाय हूं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मुझे लगा कि मैं लड़कों से बात करने तक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं बाय कैसे हो सकती हूँ। तो उसके बाद एक इट वाज लाइक थोड़ा टाइम लगा मुझे समझने में, रियलाइज करने में भी और एक्सेप्ट करने में भी कि आई एम लेस्बियन। सर जब आपने ये एक्सेप्ट किया तो पहली बार आपने किसको बताया या किससे शेयर किया ये? सो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी, शी इज नो मोर, स्कूल फ्रेंड, अभी उसकी लास्ट ईयर डेथ हो गई। मैं दिल्ली गई हुई थी, तो मेरा बर्थडे था, हम मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे एंड सबसे पहले मैंने उसे बताया था एंड शी वॉज द हैप्पीएस्ट वन। लाइक उसको बताने मेरे को पहले बहुत डर लग रहा था कि मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊं या ना बताऊं, कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा। बट जब उसने को मैंने बताया एंड जब उसका रिएक्शन इतना पॉजिटिव मिला तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिला मुझे कि हाँ, कि अगर मैं अपने और फ्रेंड्स को भी बताऊंगी तो एक कोई उनका मतलब कि वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, कोई नेगेटिव चीजें नहीं बोलेंगे। तो एक एक्सेप्टेंस वहां से मिला, तो एक अलग कॉन्फिडेंस मिला मुझे फिर उसके। नहीं, बहुत सही है, क्योंकि कोई तो चाहिए जिसको हम बता सके। बट हाउ वाज योर मदर अबाउट दिस? मतलब कुछ चैलेंजेस फेस करने लगे या मदर तो राइट नाउ आई एम 30। तो जैसे ही 26 25 26 एज हुई तो यहाँ पर आए, उसके बाद 1-2 साल जॉब गई, उसके बाद प्रेशर आने लगा शादी का। तो
मेरे लिए एक रिश्ता आया था एंड मेरा भाई स्वीडन जा चुका था। मेरे लिए एक रिश्ता आया था, मैंने मना कर दिया, नाम भी नहीं पूछ, मम्मी ने से ही वाज ऑन वेरी गुड पैकेज। अब हमारे वो पुणे में ही रहता था, मम्मी कह रही कि पुणे में ही रहता है, अच्छे पैकेज पे है, जो तुझे चाहिए वो सब कुछ है, तो क्यों मना कर रही है। मम्मी और मेरी बहुत फाइट हुई। मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बोला, तो मेरे भाई का मेरे पास कॉल आया कि क्यों मना कर रही है। तो आई टोल्ड हिम कि मुझे लड़कियां पसंद है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। तो ही वाज लाइक, मुझे पता था, बस मुझे ये बात तेरे मुंह से सुननी थी। तो ये बात तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताई जब मैं यहाँ पर आया हुआ था। तो मुझे पता चला कि माय ब्रदर इज आल्सो फ्रॉम द कम्युनिटी, ही इज पैनसेक्सुअल, बट he is now married to a girl. It was a very relief to me, like my brother accepted me, because when I came out to my mom, so I came out to my mom in the pressure of the marriage only. I came out to my mom 11th July 2023. I know 2 दिन से मेरी मम्मी और लाइक मेरे एक रिलेटिव का कॉल आया था, वो ही शादी की बात हुई, मम्मी और मेरी लड़ाई हुई। मैं पूरी रात नहीं सोई। मैं मम्मी के रूम में गई, मैंने कहा मम्मी मुझे आपसे बात करनी है। मम्मी कहती क्या हुआ। मुझे बताना है कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती। शी वाज लाइक क्यों नहीं करना चाहती। मैंने बोला मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ, मैं लड़कों को पसंद ही नहीं करती। मम्मी कहती क्या मतलब है उसका। मैंने कहा मेरे को लड़के पसंद ही नहीं है, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती, मैं लड़की के साथ रहना चाहती हूँ। तो बोलती कि ऐसा थोड़ी होता है। मैं ऐसा होता है, एक बार बात सुनोगे मेरी तब बताऊंगी। कहती ऐसा थोड़ी होता है, लड़की लड़की नहीं रह सकती कभी भी साथ में, क्यों बेफालतू की बातें कर रही है। तो थोड़ी देर मेरी और मम्मी की बहस चली एंड उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला मेरे सामने से यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। बट मेरे को ऐसा लगता है आपकी माँ का बहुत ज्यादा प्यार है आप पे, वो एक्सेप्ट कर रही है, बस उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए शायद। बट एक्चुअली में ना मुझे लगता है कि अगर ये सोसाइटी नहीं होती, ये रिलेटिव्स नहीं होते, तो मम्मी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेती। बस एज शी इज अ सिंगल मदर, मैं जब 10 साल की थी मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो बहुत ज्यादा रिलेटिव्स का इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सोसाइटी से डरती है, ज्यादा हमारे रिलेटिव से डरती है कि वो क्या कहेंगे। अगर वो नहीं होते तो वो एक्सेप्ट कर लेते। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी सोसाइटी जरूर चेंज हो रही है, तो जरूर सब कुछ बदलेगा। बट फिर यही सब डिफिकल्टीज आपको सोसाइटी में हो रही है और कुछ डिफिकल्टीज आपको सामना, मतलब उनका सामना करना पड़ता है। हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी के लोगों को कितना बुली किया जाता है। ये हमें अगर बताना है किसी को कि हम लड़की लाइक एक सेम सेक्स पर्सन को लाइक करते हैं, तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का रिएक्शन क्या रहेगा, या हमें कम आउट होना पड़ता है। बट जो स्ट्रेट्स हैं उनको कोई कम आउट ये आउट नहीं होना पड़ता कि लाइक हमारे दिमाग में रहता है कि हमें अपने बारे में बताना है। हमें क्यों बताना है, हम भी एक इंसान हैं। तो हम लाइक हम पसंद करते हैं किसी को, तो हमें ये बताने की जरूरत ही क्या है कि हम एक सेम सेक्स पर्सन को पसंद करते हैं। कोई स्ट्रेट बंदा तो ये नहीं बोल रहा, कोई स्ट्रेट लड़की ये नहीं बोल रही कि उसे लड़के पसंद है, कोई स्ट्रेट लड़का ये नहीं बोल रहा कि उसे लड़कियां पसंद है। तो हमें क्यों बताना पड़ रहा है कि हमें लड़के पसंद है या हमें लड़कियां पसंद है। हालांकि है तो सब इंसान ही है ना, तो सबको वैसे ही उसी नजर से देखना चाहिए। मेरे को आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना था कि ये सब कुछ इतना मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग है, तो कभी आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ी या फिर हाँ, मैं एक्चुअली में रेगुलर थेरेपी सेशन लेती हूँ। मैं इट इज अ नीड कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना प्रेशराइज हो जाता है ऊपर से। लाइक डेटिंग इज ऑल्सो नॉट इजी इन कम्युनिटी, तो वो भी इतना ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है कि एक कोई पर्सन चाहिए होता है बात करने के लिए।
जिससे हम बिना किसी चीज लाइक किसी रिएक्शन के या किसी कोई भी जजमेंट के हम बात कर सके, तो लाइक थेरेपी हेल्प्स अलॉट। मैं 1 साल से थेरेपी में हूँ, मैं रेगुलर थेरेपी लेती हूँ एंड इट हेल्प मी अलॉट। मेरे को आपको पूछना है कि आपको ऐसा लगता है कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में ऐसा एजुकेशन होना चाहिए कम्युनिटी के बारे में, कि थोड़ा लोग समझे उसको? लोगों को लाइक स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में सेंसिटाइज करना चाहिए कि कैसे अ, अगर तुम किसी लाइक कम्युनिटी के पर्सन को मिलते हो तो कैसे तुम उनको कंफर्टेबल फील करवा सकते हो। तो लाइक स्कूल और कॉलेजेस में बहुत ज्यादा बुली करते हैं बच्चे। अगर किसी को पता चल जाए कि ये लड़का गे है, तो बहुत लड़कों के साथ तो बहुत ही ज्यादा बुली होता है एज कम्पेयर टू लड़कियां। लड़कियां इतनी ज्यादा बुली नहीं होती है जितने लड़के बुली होते हैं। मुझे याद है मेरे कॉलेज टाइम में वो लड़का स्ट्रेट है, बट उसे मीठा मीठा कह के बहुत बुली करा गया था। लाइक उसे बहुत ज्यादा कर्ज करते थे। लाइक उनके लिए एक फन है, बट ये एक कोई स्टेट भी है उसे ऐसे बोल गए। लाइक दिस इज अ ट्रोमेटाइजिंग थिंग फॉर कम्युनिटी पर्सन। कोई भी गे होगा, कोई भी, और ट्रांस के लिए भी अगर देखे तो वो बहुत ज्यादा बुली होते उनको तो। लाइक पेरेंट्स बोलते हैं कि उनके पास ना जाओ, कि ये अच्छे बंदे नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। तो एक सेंसिटाइजेशन जरूर होनी चाहिए, जैसे कि वो किसी भी पर्सन को उसकी सेक्सुअलिटी के अकॉर्डिंग जज ना करे। सेक्सुअलिटी के अकॉर्डिंग जज करना बहुत ही बुरा है, बट फिर ऐसे आपको जॉब वगैरह में या करियर में ऐसे कुछ हुआ है कि आपको जज किया गया है? तो जॉब और करियर में हम प्रेफर नहीं करते हैं अपनी सेक्सुअलिटी बताना, क्योंकि वहां पर कोई नीड नहीं है। क्योंकि अगर क्या है कि माना कि बहुत जगह पे अभी बहुत ज्यादा इंक्लूसिव हो गए हैं कई कंपनीज लेकर, पर जहां पर इंक्लूसिविटी नहीं है तो वहां पर बताना एक लाइक इट्स नॉट आई थिंक रिकमेंडेड। क्योंकि उस वहां पर भी फिर बहुत ज्यादा बुली तो नहीं कहूंगी, बट एक तरह से डिफरेंसेस आ जाते हैं कि कैसे कोई रिएक्ट करेगा या क्या होगा। मैंने कभी भी अपने लाइक ऑफिस में या कहीं पे भी लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल टेलिंग माई सेक्सुअलिटी, बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो रिएक्शन क्या आएगा वहां से। बट आई गेस ऐसे बदलाव आएंगे कि ऐसे कंफर्टेबल लगेगा बताने के लिए और लोग समझ जाएंगे ये सब। कई कंपनियों में हो रहा है, बट अभी क्या हुआ है कि जैसे ट्रम्प आ गया है, हाँ। ट्रम्प ने डीईआई को बिल्कुल ही हटा दिया, इंक्लूसिविटी है ही नहीं। तो असेंचर जैसी कंपनी जो इंक्लूसिव थी पहले, अब उन्होंने भी अपनी सारी पॉलिसीज वापस ले ली है, सारे फंड्स अमेरिका से वापस चले गए हैं। हमारी मिस्ट से जो पुणे की कंपनी वो है फाउंडेशन है, वहां से सारे फंड्स चले गए हैं। तो ये बैकवर्ड ही जा रहा है। तो आई डोंट नो कि इसमें कितना टाइम लगेगा। अब ये ट्रम्प जीत कर उसने और भी ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट कर दिया है। नहीं, वो तो बहुत डिफिकल्ट हो गया क्योंकि मैं मिस्ट भी गई थी, मैं मिली उनसे, तो मेरे को भी समझा कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है क्योंकि वो लोग इतना काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। अब मिस्टर के जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स थे वो और फंड्स थे वो अमेरिका से थे। अब वहां से डीईआई को हटा दिया है, तो उसकी वजह से सारे फंड्स उनके चले गए हैं। तो वो काम कैसे करेंगे? तो आगे वो जो भी पीपी किट्स वगैरह दे रहे हैं फ्री में, वो कैसे देंगे? उनके पास फंड्स ही नहीं है। तो एक तरह से वो बंद ही हो जाएगा। तो कैसे ही फिर आगे जाके वो बैकवर्ड, ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि आज कि हम वापस बैकवर्ड जा रहे हैं। तो ये नहीं पता कि इंक्लूसिविटी आने में अब कितना टाइम लगेगा। बट आएगी, आई गेस, आई होप आ जाए। तो अपना जो सेक्शन 377 जो हटाया गया है, तो आपको उसके बारे में क्या लगता है? तो पहले 377 से पहले हम एक क्रिमिनल थे इंडिया में। लाइक क्योंकि
सेम सेक्स को अगर वो सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो वो अननेचुरल सेक्स माना जाता है, उसके वजह से वो क्रिमिनलाइज था इंडिया में। तो अकॉर्डिंग टू देम हम क्रिमिनल थे, बट आज के टाइम में आफ्टर 377 हम क्रिमिनल नहीं है, लाइक तो उसके बाद बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। उसके बाद हम अब आराम लाइक प्राइड परेड में थोड़ा ज्यादा इंक्लूसिव हो गए हैं, और लाइक कई बहुत जगहों पे अगर पुलिस भी हेल्प करती है, अगर कोई कम आउट कर रहा है कि इनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, या और कन्वर्जन थेरेपीज उसकी वजह से बंद हो गई हैं, तो 377 हटने के बाद बहुत लाइक फायदा तो हुआ है। आपको क्या लगता है सेम सेक्स मैरिज और एडॉप्शन राइट्स के बारे में? तो इट्स अबाउट इक्वालिटी। हमें सेम सेक्स मैरिज चाहिए और एडॉप्शन राइट्स भी चाहिए। सेम सेक्स मैरिज के खाली ये एक पेपर नहीं होगा, उसके बाद क्या होता है कि अगर मानो कि मुझे अपने पार्टनर के साथ कोई घर लेना है, तो उसके लिए जॉइंट अकाउंट चाहिए होता है, तो हम एक साथ घर नहीं ले सकते हैं। अभी उसके बाद कि अगर मैं बीमार हूं, तो अगर मेरा पार्टनर को उसको अथॉरिटी नहीं मिलेगी मेरी, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन नहीं है, शादी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो एज अ पार्टनर भी रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ अपने पार्टनर के साथ, तो वो उसको अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो उसको अथॉरिटी नहीं है मेरे ऊपर। तो ऐसे ऐसे राइट्स हमें मिल जाएंगे अगर हमें मैरिज राइट मिल गया तो। और एडॉप्शन लाइक इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो एडॉप्शन सेंटर्स में हैं, उन्हें लाइक जो चाहते हैं बच्चे सेम सेक्स में, उन्हें प्यार मिलेगा उन बच्चों को, क्यों एडॉप्शन राइट से उन्हें वंचित कर रहे हो? नहीं, ये बहुत सही बात है कि जिसको बच्चे चाहिए और बच्चों को माँ बाप चाहिए, अगर वो मिल रहा है तो क्यों ना, बहुत लाइक लाइफ चेंज हो जाएगी उस बच्चे की, वही ना, और दो लाइफ एक्चुअली। तो मिल जाए, आई होप मिल जाए। इट्स अ लॉन्ग वे, पर लगे हुए हैं, देखो क्या होता है। आई गेस ये ऐसे ही पॉडकास्ट अगर हम लोग सुनेंगे तो बहुत एजुकेट हो जाएंगे, और सुनते सब है, करता कोई नहीं है। आई गेस बदलेगा। हम थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं, बट अगर ऐसा कोई लोग है जो उनकी आइडेंटिटी मतलब वो अभी समझ नहीं आ रहा उनको क्या करे, कैसा करना चाहिए, कमिंग आउट कैसे होना चाहिए, या तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे अभी? इंडिपेंडेंट बनना पहले, क्योंकि उन्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर कुछ भी नेगेटिव होता है, कुछ भी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर तुम इंडिपेंडेंट हो तो तुम अपनी लाइफ जी सकते हो। बट अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसके बाद कि कैसे आगे लाइफ निकलेगी। तो अगर आप कम आउट करना चाहते हो तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनो। ये बहुत सही एडवाइस दी है आपने, क्योंकि मैंने कल प्रतीक का भी पॉडकास्ट लिया था, तो वो भी पहले ये बोला कि पहले आप इंडिपेंडेंट बनो। आजकल क्या होता है, आजकल के यूथ को ऐसा लगता है कि कब हम बाहर बता दे और सबको बता दे, उनको लगता है कि ये जंग बहुत बड़ी है, बट उसके आगे की जो प्रॉब्लम्स है वो आई गेस उससे ज्यादा बड़ी होगी। ये है कि हमें मैंने ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको घर से ही निकाल दिया, तो अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो वो सरवाइव कर रहे हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते तो वो कैसे सरवाइव करते? तो अगर कम आउट कर रहे हो तो एटलीस्ट इंडिपेंडेंट बनो, उसके बाद कोई इशू नहीं है। मैं भी जब मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैं भी अच्छी जॉब कर रही थी, मेरा भाई ऊपर से, आई हैव अ बिग सपोर्ट माय ब्रदर, तो वो मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करता है। अभी मैं कुछ टाइम से जॉब नहीं कर रही हूँ, ब्रेक पे थी, तो वो लाइक ही इज लाइक अगर तुझे नहीं करने तो ठीक है, तुझे जो करना वो कर। तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। पर अगर वो भी नहीं होता तो मेरे लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। सही है। तो सबसे बड़ी बात वही है कि इंडिपेंडेंट बनोगे तुम,
और उसके बाद कम आउट करोगे तो तुम्हें अगर कोई घर से भी निकाल देता तो 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाए, तुम अपने आप सरवाइव कर सकते हो। तो इसी नोट पे हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं, और बहुत सही नोट पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सबको ऐसा लगता है कि हम बताएं कुछ तो करें, बट प्रैक्टिकली ये सही है कि हम पहले इंडिपेंडेंट बने, खुद के पैर पे खड़े हो जाए, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, और किसी की राय ले, किसी को पूछे कि क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच प्रिया